प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर प्लेट। ठीक है, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसका मान हम लोग आज पता करेंगे। ठीक है, रेखीय आवेशित चालक तार के कारण हम लोग पता कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। जिन्होंने नहीं देखे वो पिछले वाली वीडियो से देखकर उसे नोट कर सकते हैं। और गोली कोश का भी हो चुका है और समतल प्लेट का भी हो चुका है। समतल प्लेट में हमने ये देखा था कि किसी भी चादर के निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो इंटेंसिटी है ये एक चालक प्लेट के पास में आती है। ओके, अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक आवेशित चालक के ठीक बाहर की बात हो रही है, जैसे चित्र में आप देख रहे हो। तो अगर कोई चालक प्लेट है और उसको अगर आवेशित किया गया है, ठीक है, तो जैसे ये चालक प्लेट, इसको जब आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, जैसे पॉजिटिवली चार्ज, अगर आप इसे धनात्मक चार्ज देंगे, धनावेश करेंगे, तो क्या होगा, इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की है तो धनावेश दूर की तरफ होती है, इसके इस तरफ होगी या इस तरफ होगी। ठीक है, अब इसी पॉइंट पर इस वाली सतह के कारण देखें, यानी इसको नंबर 1 वाली सतह बोल दें, जैसे यहाँ दिखाया है। ठीक है, इसके इधर वाली सतह को नंबर 2 प्लेट कहते हैं, दूसरी वाली सतह। तो इन दोनों ही सतहों के कारण अगर इस तरफ आप कंसीडर कर रहे हो तो दोनों ही के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कैसी होंगी, परस्पर समान दिशा में होंगी, E1 और E2 इस तरफ। अगर इधर देखा जाए तो इसके लिए दोनों इधर होती, ये E2 इस तरफ और E1 आपका इस तरफ हो जाता। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी समान दिशा में होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कैसी राशि, सदिश राशि है, तो इनका जो जुड़ना होगा वो दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों के योग के बराबर का क्या मतलब आ जाएगा, योग के बराबर का मतलब है कि इसमें इसकी जो वैल्यू है वो दोनों के टोटल के, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो वैल्यू आएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, कैसे होगा कि E की वैल्यू जो आई, दैट E = E1 + E2। ठीक है, देख लेंगे, E = E1 + E2। ठीक है, E1 E2 के मान इसमें गिवन है, तो E1 E2 के जो मान आप यहाँ पर रखोगे तो E1 E2 के जो मान आएंगे वो कैसे आएंगे, E1 E2 के मान दोनों को ऐड करके दिखा दो, E = E1 + E2, और दोनों की वैल्यूज़ अगर लगा दें तो क्या है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन जोड़ दीजिए, ये आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी नीचे 2 सिग्मा, सॉरी, ऊपर 2 सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, और नीचे 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 खत्म करो, क्या बच गया, फाइनली आपके पास रह गया E = σ/ε0 के और चला दो साथ में, के क्या है, माध्यम का पराविद्युतांक है, और अगर निर्वात में रखा हुआ है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। वही काम यहाँ पर किया गया। तो इस तरीके से जो फाइनल तीव्रता जो मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ आपको, σ/ε0 के की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई एक प्लेट रखी है तो उसके किसी एक तरफ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी वैल्यू इतनी आती है। ठीक है, अगला वाला टॉपिक देखें। अब यहाँ पर यही तीव्रता वाला हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब 2 प्लेटें रखी हैं, जैसे देख रहे हो 4th वाला केस हमारे पास। 4th वाले केस में है कि अगर समान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित और ऋणावेशित समांतर चालक प्लेटों के बीच बाहर और के बीच में तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत अच्छा है, देखिए पहले थोड़ा समझ लीजिए। अब इस वाले केस में क्या है, यहाँ पर 2 प्लेटें रखी हुई हैं, यहाँ पर 2 प्लेटें हैं। एक प्लेट क्या है, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, जिसको प्लेट नंबर 1 कहा गया। दूसरी वाली प्लेट दिस इज नेगेटिवली चार्ज, इसको क्या कहा गया, प्लेट नंबर 2 कहा गया। अब इसमें 3 पॉइंट देख लीजिए आप, मैं ABC करके लिख देता हूँ। ए पॉइंट ये, यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, दूसरा B उनके बीच में, और तीसरा इस तरफ। तो यहाँ पर जो इन 3 बिंदुओं पर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है उसके लिए आपका फंडामेंटल ही आपका काम करेगा।
प्लस से दूर माइनस की ओर, ठीक है। तो जब आप बताइए किससे स्टार्ट करें, इससे स्टार्ट कर ले तो प्लस से दूर, अगर मान लो इस ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ले लें और 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E2 ले लें, ठीक है ना। तो इस बिंदु पर ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, प्लस से दूर इस तरफ करें, ठीक है ना। तो ये एरो का निशान किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है, E1 को, और माइनस की ओर तो यहाँ पर E2 की डायरेक्शन इसकी तरफ। बीच की अगर बात करें, प्लस से दूर E1, माइनस की ओर माइनस प्लेट उस तरह E2। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। इसी तरह अगर सी बिंदु पर कंसीडर करो तो प्लस से दूर यानी E1 तो इस तरफ होगा इसका, और माइनस की ओर E2 की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो आप ए बिंदु देखो और सी बिंदु देखो, इन बिंदुओं पर E1 E2 परस्पर कैसे हैं, विपरीत दिशा में हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जबकि प्लेटों के बीच की अगर बात करें तो इन दोनों की दिशाएं कैसी हैं, समान हैं, एक ही दिशा में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर समान दिशा में है तो मैंने क्या बताया आपको, समान दिशा में अगर हैंगे तो उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप चित्र में देख सकते हो, पी पर दिखा रहे हैं कि E1 E2 सेम डायरेक्शन में। तो जब कुल का मान निकालना है तो E की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, E इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, E1 प्लस E2, सिंपल। अब दोनों की वैल्यूज प्लेस कर दीजिए, दोनों की वैल्यू प्लेस कर देंगे, किसके बराबर है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा वही 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वही सिग्मा प्लस सिग्मा यानी 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 काटो, ई की वैल्यू आपके पास है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन हो गया आपका, ठीक है। देखेंगे तो इस तरीके से ई की जो वैल्यू आपने देखी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिली आपको, ठीक है। वहीं अगर बात करें ए और सी वाले पॉइंटों के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं, ए और सी के लिए, तो वहाँ पर दोनों विपरीत दिशा में हैं। तो विपरीत दिशा में क्या कर देंगे, ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E1 डिफरेंस E2। अब E1 E2 के मान लगाओगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा भाई, देख रहे हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 0। इसका मतलब ए और सी बिंदु जो दे रखे हैं, इन दोनों ही बिंदुओं के लिए तीव्रताएं कितनी हो जाएंगी, 0। तो वैद्युत क्षेत्र केवल कहाँ होगा, उन प्लेटों के बीच में होगा, केवल बीच में, ठीक है। उनके बाहर से उसका कोई बाहर, चाहे आप इसको सी बिंदु कह लो, ठीक है, सी बिंदु कह लीजिए, या फिर इधर इसके ए बिंदु कह लीजिए, इन दोनों ही बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, ओके। इसके बाद आता है गोली कोश, ठीक है। एक विलगित गोली कोश का मतलब आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं, सर आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है। आइसोलेटेड का मतलब है कि उसके आसपास कोई अन्य चालक नहीं रखा हुआ है, ठीक है, उसके आसपास कोई अन्य चालक उपस्थित नहीं है। और अब क्या किया आपने, अब उस आवेश को, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि कैपिटल R त्रिज्या का एक इसमें खोखला गोली कोश दिखाया गया है, ठीक है। इस R त्रिज्या के इस खोखले गोले की त्रिज्या कितनी है, R है, और इसके के कारण इस गोली कोश के कारण 3 बिंदु देखे गए हैं, एक बिंदु बाहर, ठीक है, एक बिंदु देखा जाएगा उसकी सरफेस पे सेकंड वाला, और एक बिंदु देखा जाएगा थर्ड इनसाइड द स्फीयर। तो ये एक ही चित्र में उसने तीनों का काम पूरा कर दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस आवेशित गोली कोश को चार्ज देंगे, ठीक है, आवेश देंगे, और आवेश देने पर वो आवेश इसके ऊपर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, ठीक है। देख लें, थोड़ा सा पढ़ लें थ्योरी कि R त्रिज्या का विलगित गोली कोश है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके कोश के पृष्ठ पर तथा कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र बाहर भीतर सभी तरफ है, ये आगे लिखा हुआ इसमें, हमें इस कोश के बाहर और पृष्ठ पर तथा कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ पर, बाह्य बिंदु पर। तो बाह्य बिंदु का मतलब ही क्या हो गया, बाह्य बिंदु पर क्या करना है, तो बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, जैसे कि उसमें देख रहे हो कि बाह्य बिंदु जो है वो स्मॉल r से दिखाया गया, उसकी दूरी केंद्र R से
तो जो डिस्टेंस ली गई है वो पूरी आर ली गई है ये, और उसकी कंडीशन देखो कि स्मॉल आर का जो मान है वो कैपिटल आर से बड़ा है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल आर त्रिज्या का ही एक गॉसीय पृष्ठ इसके चारों तरफ बना दिया जाएगा और उसका सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया जाए। इससे कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ये आ जाएगा आपका डी फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अब ये धनावेशित है, कुछ इस सतह का कोई भी सरफेस ले लो उसकी दिशा बाहर की तरफ होगी, कोई सा भी पृष्ठ ले लो उसकी दिशा बाहर की तरफ, और चूँकि धनावेशित है इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भी समान दिशा में, दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 0 डिग्री। इसलिए यहाँ पर क्या करा गया, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर आप समझ रहे हो ना कौन सा वाला फॉर्मूला लगा है, इसमें हम लोग कर रहे हैं किसका, अदिश गुणन वाला। क्या है अदिश गुणन, कि ए वेक्टर डॉट किस वी वेक्टर बराबर किसके होता है, ए बी कॉस थीटा। तो बस क्या है कि यहाँ पर ए बी न लेके ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर लिया गया है। विद्युत फ्लक्स जो कैसी राशि, एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश राशि है। तो जब दो सदिशों के गुणनफल से, जब दो वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर स्केलर गुणन कहते हैं। ठीक है, या डॉट गुणन कहते हैं। डॉट गुणन ये हो गया आपका ई वेक्टर डॉट डी ए। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ की विद्युत फ्लक्स अब पूरा एरिया इंटीग्रल कर लिया उसका, पूरे का इंटीग्रल। तो इंटीग्रल में मतलब है ये, ठीक है, तब पूरा क्षेत्रफल आप उसका मानोगे, है ना। तो पूरा क्षेत्रफल मानने पर क्या करेंगे आगे देखिए। तो अब यहाँ पर जो गोले के पूरे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की गई है, जो किसके बराबर होता है भाई, आर त्रिज्या का गोला है और उस आर त्रिज्या के गोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, वो होगा आपका किसके बराबर, ई इक्वल्स टू 4πr² के। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो इस फैक्टर का जो मान है वो किसके बराबर है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर। तो उसकी वैल्यू को हमने प्लेस किया। ठीक है, और गॉस की थ्योरम से फाई इक्वल्स टू किसके, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर करने, दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। यहाँ से ई का मान निकाल लो, 1/4πε0 अपॉन में आ जाएगा जो आप यहाँ देख रहे हो। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला आपके पास आ गया, ई इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। ठीक है, अपने आप कोशिश कीजिए नोट्स बनाने की, कोई दिक्कत आए मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। आगे बात करते हैं। आगे जो बात है इसमें, अब वो सरफेस की बात करें। ठीक है, अगर कोई आवेश जो है वो सरफेस पर रखा हुआ हो, उसमें एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ और दिखा रहे हैं कि अगर आप इस आवेश को अगर आप पृष्ठ घनत्व के पदों में लिखना चाहें, क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व के पदों में लिखना चाहें, जिसको हमने पढ़ चुके हैं किसके बराबर, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए के पदों में। ठीक है, क्यू अपॉन ए के पदों से क्या मतलब है, ये क्यू तो हो गया आपका आवेश, सिग्मा होगा पृष्ठ क्षेत्रफलीय घनत्व और ए हो गया उसका क्षेत्रफल। तो इस कंडीशन में क्यू बराबर किसके हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सिग्मा इंटू 4πr², 4πr² के बराबर। इस वैल्यू को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, 4π से 4π कैंसिल कर दिया, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 4π से 4π को कैंसिल कर दिया, जो बचा उसको लिख दिया गया। ठीक है, अच्छा, इसमें स्मॉल आर की नहीं आएगा, इसमें स्मॉल आर नहीं, क्योंकि उसकी त्रिज्या कितनी मानी गई है, कैपिटल आर मानी गई है। इसमें थोड़ा संशोधन कर लो। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो लिया जाएगा वो उस गोले का ही तो लिया गया जिस गोले की त्रिज्या कितनी मानी गई थी, कैपिटल आर मानी गई थी। देख लीजिए उसकी त्रिज्या कितनी मानी गई है, कैपिटल आर मानी गई है। ठीक है ना, ये त्रिज्या कैपिटल आर है, इसलिए जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिया जाएगा वो उसका लिया जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना, 4πr²। 4πr² की जगह कौन सा, कैपिटल R², इसलिए यहाँ पर कैपिटल R² का यूज़ किया गया है। अब जब वैल्यूज़ आप लगा दोगे तो सबके मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं उसके क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, क्षेत्रफल की बात की जाए, अंदर वाले पॉइंट पे आ जाओ, सरफेस का बाहर वाला रह गया, मैं बता देता हूँ। जब बाहर की बात हम लोग करेंगे उस स्थिति में क्या होगा कि स्मॉल आर और कैपिटल आर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। स्मॉल आर और कैपिटल आर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। स्मॉल आर की वैल्यू और कैपिटल आर की वैल्यू एक दूसरे की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, पेन गड़बड़ कर रहा है, चलिए मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ।
तो इसमें क्या हुआ, स्मॉल आर की वैल्यू और कैपिटल आर की वैल्यूज़ तो हैं दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो बस आपको करना क्या है, उसकी जो फॉर्मूला मिला था ऊपर वाले में उसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर प्लेस कर देना। अब बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर। तो जब कोई आवेश उस आंतरिक गोले के भीतर अगर होगा, यहाँ कहीं पर स्थित है, ये तो ग्राफ दिखा दिया गया है, पहले वाले चित्र में हम लोगों को जाना होगा, ठीक है। तो अगर कोई गोला, कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जब हमने रख देखा तो यहाँ पर आर्क की वैल्यू हो जाएगी। अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उस आवेश को चारों तरफ से गॉसी पृष्ठ से कवर करो। क्या इसमें ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। जितना भी आवेश है वो सारा आवेश कहाँ रह गया, पृष्ठ के बाहर रह गया, अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। इसलिए इसके भीतर कोई भी विद्युत आवेश नहीं होगा, क्योंकि Q की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0। जब Q 0 हो जाएगा तो E की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। इसलिए इनसाइड द स्फेरिकल सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इस वाले चित्र में जो आप देख रहे थे कि E का मान ये 0 कैसे है, वो इसीलिए है कि उस खोखले गोलीय कोश के भीतर कोई आवेश उपस्थित नहीं होगा तथा गॉसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स को क्या करा जाएगा, एक शून्य माना जाएगा। ठीक है, आ गया सभी के समझ में? मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया बेटा, अच्छे से समझ लीजिए। ग्राफ की ओर बात कर लेते हैं, 1 मिनट और दीजिए। यहाँ पर ग्राफ ये शो कर रहा है कि अगर हम उसके भीतर की गोलीय कोश के भीतर की बात करें, यहाँ पर आर देख रहे हो, आर जो ये है एक्स एक्सिस पे रखा है, ये वाई एक्सिस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये स्टार्टिंग लाइन वाली यहाँ से क्यों स्टार्ट हुई, यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हुई, क्योंकि इसके आगे ई की वैल्यू 0 है। कहाँ तक, जब तक आप त्रिज्या, जब तक गोले के भीतर तक रहते हो, ठीक है। जैसे ही गोले से बाहर पहुँचोगे ई की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, यानी विद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर आ जाएगा और बाहर जाते जाते हो तो उससे दूरी बढ़ती जाएगी। लेकिन मैक्सिमम कहाँ होगा, पृष्ठ पर होगा। उसके बाद क्षेत्र की तीव्रता लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती है। ठीक है बेटा, तो आया समझ में सभी के? मैं सोचता हूँ जो भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो आप करते नहीं हो सब्सक्राइब करो, ठीक है। कोशिश करिए, समझिए, आगे बढ़िए, प्रयास करिए। थैंक यू।